जोहार दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत के प्राचीन इतिहास का क्लास, है ना। और प्राचीन इतिहास का काल का इन द सेंस क्या, पाषाण काल से लेकर अपने को पूर्व मध्य काल तक पढ़ना है, मतलब भारत में इस्लामिक आक्रमण तक, जिसमें पाषाण काल, वैदिक संस्कृति, वैदिक में आपका वैदिक, उत्तर वैदिक, फिर महाजनपद काल, फिर धार्मिक सुधार आंदोलन, उसके बाद मगध का उत्थान, देन मौर्य साम्राज्य, फिर एक तरफ जो हमारा राजकीय वंश रहेगा, दूसरी तरफ विदेशी आक्रमण, उसके बाद गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालू, है ना, विजयनगर संगम काल जिसमें चेर चोल पांड्य आएंगे, चोल का उत्थान, और उसके बाद इस्लामिक आक्रमण। अगर देखा जाए तो इतना कुछ अपने को प्राचीन भारत में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, समय नष्ट न करते हुए हम डायरेक्ट बात करते हैं अपने टॉपिक की, बाकी बातें बाद में होती रहेंगी। अपने को स्टार्टिंग टॉपिक है आज का हमारा पाषाण काल, ठीक है। अब पाषाण काल क्या है, तो पाषाण काल का समय बोला जा रहा है 20 लाख से 4000 ईसा पूर्व तक, ये संपूर्ण पाषाण काल का समय। अपने को पढ़ना क्या है, अपने को इसे पढ़ना है दो बातें। एक तरफ हम देखेंगे क्या, इनकी विशेषता, और दूसरी तरफ इसका बात करेंगे स्थल, है ना। विशेषता और स्थल की बात होगी किसमें, पाषाण काल के अंतर्गत, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं पाषाण काल के अंतर्गत। ये जो पाषाण काल का समय है 20 लाख से 4000 ईसा पूर्व तक, इसको हम लोग ना 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है पाषाण काल को, ठीक है। एक को बोल दिया जाता है पूरा पाषाण काल, एक को बोला जाता है मध्य पाषाण काल, एक को बोला जाता है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है ना, और उसके बाद क्या, मध्य पाषाण काल, और उसके बाद नव पाषाण काल। ये जो हमारा पाषाण काल है, इसको पाषाण काल कहते क्यों है, क्यों बोला जाता है पाषाण काल, तो याद रखिएगा, क्योंकि इस समय का जो मानव था, ये मानव क्या था, निर्भर था, किस पर निर्भर था, पाषाण पर, पाषाण या पत्थर पर, पत्थरों पर निर्भर था, पाषाण पर निर्भर था, इसलिए इसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। वाइड में रखिएगा, ठीक है जी। तो इसको हम लोग क्या बोले, पत्थर के ऊपर निर्भर था, इसलिए इसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब इसको मैं क्या किया हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं। तो ये हमारा जो पूरा पाषाण काल है, इसका समय क्या है, तो बहुत एक लंबा समय इसी के अंतर्गत है, मतलब 20 लाख से लेकर बोला जाता है 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है जी। 20 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बोला जाता है 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल, और ये 8,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक, ये क्या आपका है। कई जगह ना ये समय आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिल सकता है। अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो 20 लाख की जगह 6 लाख से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कई बुक में इसको 20 लाख भी लिखा है। तो ये जो 20 लाख है ना, ये ऑल ओवर है, और 6 लाख को लिया जाता है भारत के स्तर पर, ठीक है। तो ये पाषाण काल है, इसलिए हम इसको 20 लाख से उठाए हैं, ठीक है। ये आपको कई जगह क्या मिलेगा, इसको आपको 4000 में लेकर कई जगह 5000 लिया है, 6000 लिया है कई बुक में। तो टाइम हमारे लिए यहाँ पास मैटर नहीं करता कि कब से कब तक माना जाए करके, ठीक है। हमारा मैटर करेगा विशेषता और स्थल, ठीक है। चलिए अब बात यहाँ याद रखिएगा, ये जो पूरा पाषाण काल है, इसको अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ये जो पूरा पाषाण काल है, इसको अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोल दिया जाता है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरे को बोल दिया जाता है मध्य पूरा पाषाण काल, और दूसरे को बोल दिया जाता है उच्च पूरा पाषाण काल। बात समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। इस पूरा पाषाण काल को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब निम्न पूरा पाषाण काल का समय में, तो इसको बोला जाता है 20 लाख से 1 लाख तक, इसको बोला जाता है 1 लाख से लेकर 40,000 तक, और इसको बोला जाता है 40,000 से लेकर 10,000 तक, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज आप याद रखिएगा, ये निम्न पूरा पाषाण
इसके बारे में अपने को अलग से जानना नहीं है, हम लोग ऑल ओवर पूरा पाषाण काल की विशेषता पढ़ेंगे और उसके स्थल पढ़ेंगे, इस टाइप से पढ़ना है। लेकिन बात आ रहा है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे निम्न पूरा पाषाण काल है ना, इस समय में जो लोगों का इतिहास मिला है, साक्ष्य मिला है, वो मुख्यतः सोहन नदी घाटी के आसपास मिला है। सोहन नदी घाटी जो आपका सतलज नदी का सहायक नदी है, ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया जाता है, सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? सोहन संस्कृति के नाम से। किस समय को? ये जो आपका समय है निम्न पूरा पाषाण का। इसी प्रकार के जो मध्य पूरा पाषाण काल है, इसको आपको फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। क्या? फलक संस्कृति के नाम से, तो थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आता है, सोहन संस्कृति इसको बोला जाता है, और इस समय जो हमारा हथियार था, इस हथियार को थोड़ा सा याद रखिएगा, पेबुल, चॉपर, चॉपिंग। पेबुल, चॉपर, चॉपिंग, है ना? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं एक बार बोल दिया, दोबारा हम ऊपर में लिख लेंगे, ठीक है। पेबुल, सोहन संस्कृति, पेबुल, चॉपर, चॉपिंग, नहीं दिख रहा है ना? यहाँ पर मैं लिखा हुआ आपका, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, पेबुल, चॉपर और एक चॉपिंग, यहाँ लिख दिया, चलो ठीक है। पेबुल, चॉपर, चॉपिंग हथियार पाए गए थे। इस समय के जो हथियार है वो कौन से थे? पेबुल, चॉपर और चॉपिंग। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ब्लेड और बहुतायत मात्रा में फलकनुमा हथियार मिले हैं, इसलिए इसको फलक संस्कृति कहा जाता है। ब्लेड और बहुतायत मात्रा में फलकनुमा हथियार मिले हैं, इसलिए इसको फलक संस्कृति कहा जाता है, यही कारण है। दूसरी तरफ उच्च पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर बेदनी, खुरचनी, ये ना हथियार के नाम है, याद रख सकते हो तो थोड़ा सा रख लेना, ठीक है। बाकी आपको सोहन संस्कृति, फलक संस्कृति, इसको याद रखना है, किसको सोहन संस्कृति बोला जाता है और किसको फलक संस्कृति कहा जाता है, याद रखना है थोड़ा, ठीक है। चलिए अब हम लोग को मेन पढ़ना क्या है, अपने को पढ़ना है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण, इन तीनों की विशेषता और तीनों के स्थल, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए तो हमारा जो समय आता है पूरा पाषाण काल, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक फैक्ट है, याद रखिएगा, ये जो पाषाण काल है, इस पाषाण काल के जो जनक माने जाते हैं, है ना, ये माना जाता है रॉबर्ट ब्रूट फुश, जिन्होंने 1863 में तमिलनाडु के पल्लवरम में हैंड एक्स की खोज की थी। हैंड एक्स मीन्स हथौड़ा, पत्थर का बना हुआ हथौड़े की खोज की थी। कब? 1863 में। कहाँ? रॉबर्ट ब्रूटफुस। तो इनको ना पाषाण काल का जनक कहा जाता है, पूरा पाषाण काल का, ठीक है। चलिए अब पूरा पाषाण काल में मैं क्या बोला, मानव का जीवन कैसा था, उनकी विशेषता पढ़ना है। मानव का जीवन विशेषता, तो याद रखिएगा, इस समय का जो मानव था उसके बोला जाता है कि वह क्या था, असभ्य था, और साथ में क्या था, बर्बर था। आपको ऐसा लिखना है नोट्स में, ठीक है। विशेषता में इस काल का मानव असभ्य था और बर्बर था, ठीक है। असभ्य क्यों, बर्बर क्यों, मैं बताऊंगा क्यों है, ठीक है। लेकिन फिलहाल फर्स्ट लाइन में वो असभ्य था और बर्बर था। दूसरा लाइन, इस काल का मानव जो था वो मुख्यतः गुफाओं में निवास करता था। गुफाओं में निवास करता था और नदी घाटियों के आसपास रहता था। निवास करता था और नदी घाटियों के आसपास रहता था। नदी घाटियों के आसपास। निर्भर किस पर था,
भोजन के लिए तो मुख्य रूप से शिकार, शिकार या आखेटक, भोजन के लिए शिकार एवं कंदराम, फल फूल या कंदराम पर क्या था, निर्भर था। तो याद रखिएगा शिकार के लिए किस पर निर्भर था, फल फूल कंदराव इत्यादि पर निर्भर था। दूसरी चीज यह अंधकार में जीवन व्यतीत करता था, अंधकार में जीवन व्यतीत करता था। अंधकार में इसलिए बोला गया है क्योंकि इस दौरान मानव ना अग्नि का प्रयोग करता ही नहीं था, ठीक है, परिचित था, ये परिचित भी नहीं है इस समय, समझो ये मुख्यतः हिम युग का समय है। ये जो आपका पूरा पाषाण काल है ये हिम युग का समय है, ठीक है, जब धरती पर क्या था, हिम युग था, तो वो समय है। और इसकी हम विशेषता बता रहे हैं, असभ्य मानव था। असभ्य मैं क्यों बोल रहा हूँ, शिकार करता था, अब मांस को क्या करता था, कच्चा खा जाता था, बच जाता था तो अपने पास रख भी लेता था, भोजन संग्रहण करता था, ठीक है, अंधकार में जीवन जीता था। साथ में याद रखिएगा कंदराव शिकार करता था, कंदराव को खाता था, इसके अलावा वो क्या करता था, भोजन संग्रहण करता था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, बात अग्नि की आ रही है तो अग्नि का प्रयोग नहीं करता था, याद रखिएगा, ये नवपाषाण काल की विशेषता है, अग्नि का प्रयोग नहीं करता था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से बोल रहा हूँ, ये जो विशेषता है इसमें कि भाई असभ्य और बर्बर था। असभ्य और बर्बर क्यों था, क्योंकि कच्चा मांस खाता था, ठीक है, भोजन मांस को रख लेता था, बच जाता था तो फिर 2-4-5 दिन तक उसको खाते रहता था जब तक खत्म नहीं हो जाता था, इसलिए इसको बोला गया असभ्य और बर्बर मानव था, ठीक। गुफाओं में निवास करता था, नदी घाटी के आसपास गुफाओं में रहता था, ठीक है, वो निवास कहाँ करता था, गुफाओं में। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, मुख्यतः शिकार करता था और साथ में फल फूल कंदराम इत्यादि को खाता था। अगर भोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, अंधकार में जीवन जीता था, उसको अग्नि से परिचित नहीं है, दिन में बस रोशनी देखता था, बाकी रात पूरा उनका अंधेरे में गुजरता था, तो अंधकार में जीवन व्यतीत करता था। भोजन संग्रहण करता था, अग्नि का प्रयोग नहीं करता था, पशुपालन नहीं करता था, न ही कृषि करता था, ठीक है, तो अग्नि का प्रयोग नहीं और पशुपालन और कृषि ये दोनों नहीं करता था। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ना ही ये पशुपालन करते थे और ना ही ये कृषि करते थे, याद रहेगा, रखना पड़ेगा यार, ठीक है। चलिए अब ये तो विशेषता हो गई इनकी, ठीक है, ये क्या हो गई विशेषता, तो आपको याद रखना है थोड़ा सा। अब बात आता है पाषाणकालीन स्थल की, पूरा पाषाणकालीन स्थल, तो पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, तो चलिए उसकी हम बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद रखिएगा, वन डे एग्जाम में ना स्थल इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना वही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा पाषाण काल का स्थल है इसको बोला जाता है मुख्यतः सोहन नदी घाटी, क्या, सोहन नदी घाटी, मैं बता चुका हूँ सोहन नदी घाटी। सोहन का क्षेत्र कौन सा है, ये सतलज की सहायक नदी है, वो वाला क्षेत्र। दूसरा बोला जा रहा है नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, ठीक है, और एक आपका भीमबेटका गुफा। तो याद रखिएगा ये जो सोहन नदी घाटी है, ठीक है, सोहन नदी घाटी याद रखिएगा एक क्षेत्र है, यहाँ से हमको क्या मिला है, हथियार प्राप्त हुआ है, पाषाणकालीन हथियार प्राप्त हुआ है। ये जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है यहाँ से मानव खोपड़ी प्राप्त हुआ है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्र, भीमबेटका गुफा, याद रखिएगा। इसकी खोज जो है, इस भीमबेटका गुफा की खोज वरुणकर नामक व्यक्ति ने की थी, इसको भी याद रखिएगा, वरुणकर ने भीमबेटका गुफा की खोज की थी, आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है जी। तो खोज किसने की थी, उसकी वरुणकर ने की थी। तो ये 3 स्थान में थोड़ा सा याद रखिएगा, एक सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, जैसे मानव इस नर्मदा नदी घाटी का स्थल अगर बोला जाए तो ये हथनौरा है, हथनौरा, ठीक है, याद रखिएगा, हथनौरा, नर्मदा घाटी के आसपास हथनौरा नामक क्षेत्र है, और इस हथनौरा नामक क्षेत्र से क्या हुआ है,
मानव खोपड़ी का विकास हुआ, मतलब मानव खोपड़ी प्राप्त हुआ है। चलिए, भीमबेटका शैल चित्र वरुणकर ने खोज की थी, थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है वो है आपका मध्य पाषाण काल। देखिए, मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो यह हमारा क्या है, तो याद रखिएगा, इसकी अगर विशेषता की मैं बात करूं तो ये एक संक्रमण काल था दोनों के बीच का, मतलब पुराने लोगों के बीच असभ्य मानव और जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस, इनके बीच क्या है, संक्रमण काल है। ठीक है, इसलिए इसको संक्रमण काल बोला जा रहा है। हिम युग की समाप्ति हो चुकी थी, हिम युग की समाप्ति हो चुकी थी। मनुष्य सीमित स्तर पर समूह में रहना प्रारंभ, मनुष्यों ने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। तो मनुष्यों ने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया था। सीमित स्तर पर, सीमित स्तर पर घर बनाकर या बस्ती में रहने लगे थे, बस्तियों में रहने लगे थे। इसके अलावा यदि बात किया जाए तो इस काल का मानव जो था वो पशुपालन चालू कर चुका था, पशुपालन करना प्रारंभ किया था, है ना। प्रथम पशु क्या था, कुत्ता। तो याद रखिएगा, इस काल का मानव क्या करने लगा था, पशुपालन चालू कर चुका था। ठीक है, अग्नि से परिचित था लेकिन प्रयोग नहीं करता था, अग्नि से परिचित था। आप परिचित हो चुके हैं लोग अग्नि से, लेकिन इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे थे, याद रखिएगा। तो ये इस काल की मानव की क्या है, सामान्य विशेषता है। ठीक है, कि क्या अभी भी वो क्या है, असभ्य बर्बर है, लेकिन क्यों, क्योंकि कच्चा मांस खा रहा है, अग्नि का प्रयोग वो नहीं कर रहा है। अग्नि से परिचित है कि अग्नि कुछ जलता है, दिखाई देता है, जब भी जंगलों वंगलों में आग लगता था, लेकिन वो प्रयोग करना प्रारंभ नहीं किया है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, संक्रमण काल है, हिमयुग की समाप्ति हो चुकी है, मनुष्य बस्ती में रहना प्रारंभ कर चुका है। ठीक है, समूह मतलब सीमित स्तर पर बस्ती में रह रहे हैं, साक्ष्य मिला है ऐसा। साथ ही मनुष्य ने क्या किया है, समूह में रहना प्रारंभ कर दिया है। और क्या बोला जा रहा है, पशुपालन भी प्रारंभ कर चुका है, अग्नि से परिचित नहीं है, कृषि कार्य भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कृषि का काम भी नहीं हो रहा है। अब बात आती है इस मध्य पाषाण कालीन स्थल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर। एक है आपका बागौर, जगह का नाम क्या है, बागौर, जो आपका है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में, याद रखिएगा। दूसरा है आपका लखनांज, लखनांज, ये आपका गुजरात। तीसरा है आपका सरायनहार, सरायनहार, ये आपका कहाँ है, यूपी में है, प्रतापगढ़ के पास। ठीक है, कहाँ है, यूपी में प्रतापगढ़ के पास। इसके बाद आपका एक और है जिसको बोला जा रहा है दमदमा, ये भी आपका यूपी में प्रतापगढ़ के पास है। ठीक है, इसके बाद है आपका चौपानी मांडो, चौपानी मांडो, ये आपका कहाँ है, तो ये आपका इलाहाबाद के आसपास, प्रयागराज के पास है। ठीक है, इसके बाद आपका मेहराना, ये आपका कहाँ है, मिर्जापुर के आसपास है, यूपी के। इसके बाद आपका है क्या, टेरी समूह, तमिलनाडु में है। इसके बाद आपका है क्या, टेरी समूह के बाद एक आपका स्थान आ रहा है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, यह आपका पंचमढ़ी एमपी में है। चलिए, अब इतने स्थल ना आपको थोड़ा सा याद रखना है, बिल्कुल ठीक है, यही से क्वेश्चन फॉर्म होता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो है हमारा यही से फॉर्म होगा। ठीक है, बागौर राजस्थान, लखनांज गुजरात, सरायनहार यूपी, प्रतापगढ़ के पास, दमदमा ये भी प्रतापगढ़ के पास है,
उसके बाद क्या बोला जा रहा है, चौपानी मांडो जो आपका कहाँ है, प्रयागराज में, मेहराना मिर्जापुर के आसपास है, टेरी समूह ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु, और जम्मू डिवी आपका क्या है, पचमढ़ी के आसपास। ये जो आपका बागौर है, यहाँ से पशुओं की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, पशुओं की अस्थियां, याद रखिएगा, यहां से प्राप्त हुआ है 14 मानव कंकाल, क्या, मानव कंकाल। सरायनहार जो है, और ये क्या है, दमदमा। तो याद रखिएगा, ये जो आपका दमदमा है ना, यहाँ से 41 कब्र प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है, 41 कब्र। चौपानी मांडो से मृद भांड, मतलब क्या, मिट्टी के बर्तन, मृद भांड। मेहराना जो है ना, जो आपका क्या है, मिर्जापुर और टेरी समूह और जम्मू डिवी। ये आपका जो टेरी समूह है, यहाँ से आपका जो प्राप्त हुआ है, यहाँ से हथियार प्राप्त हुए हैं, जिसमें आपका बेदुली, खुरचली ये सब प्राप्त हुआ, याद रखिएगा। और यहाँ पर छोटे छोटे हथियार के समूह, छोटे छोटे हथियार प्राप्त हुए हैं। इसको लघु पसाड़ काल के नाम से भी जाना जाता है, मध्य पसाड़ काल को लघु पसाड़ काल। लघु पसाड़ काल इसलिए क्योंकि इस समय छोटे छोटे हथियार बनना प्रारंभ हो गए थे। ये जो मेहराना मिर्जापुर है, यहाँ से आपको चित्र प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, आपको चित्र प्राप्त हुआ है, जिसकी बात हम लोग करेंगे। और साथ में ये हो गया आपका, अच्छा सरायनहार बच रहा है ना, सरायनहार से क्या प्राप्त हुआ है आपका, तो यहाँ के लिए आप मान के चलिएगा, सरायनहार और हम आगे तुलना करेंगे इसकी बुर्ज होम से। तो सरायनहार में गर्त आवास, गर्त आवास। तो ये गर्त आवास क्या है, मीन्स जमीन के नीचे स्तंभ युक्त, या जमीन के नीचे जो बंकर होता है ना, आज का वर्तमान का बंकर समझिए, उसी को क्या बोला जा रहा है, गर्त आवास। तो बंकर को क्या बोला जा रहा है, गर्त आवास। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं बागौर, लखनांज, सरायनहार, दमदमा, चौपानी मांडो, मेहराना, टेरी समूह और जम्मू डिवी जो पचमढ़ी में है। बागौर से अपने को पशुओं की अस्थियां प्राप्त हुई है, लखनान से हमको 14 मानव कंकाल, सरायनहार जो यूपी में है, गर्त आवास प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे हम लोग बुर्ज होम में भी यही प्राप्त हुआ है। इसके बाद दमदमा की बात करें तो यहाँ यूपी का प्रतापगढ़ वाला एरिया, यहाँ अपने को प्राप्त हुआ है क्या, 41 कब्र। चौपानी मांडो, ये मृदभांड यहाँ से प्राप्त हुआ है। मेहराना मिर्जापुर, जहाँ क्या प्राप्त हुआ है, चित्र प्राप्त हुआ है। टेरी समूह, जहाँ से बेदरी, खुरचनी और जम्मू डिवी पचमढ़ी में छोटे छोटे हथियार प्राप्त हुए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, ये हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। अलग अलग बुक में ना इसमें अलग अलग दिया है, ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला भी पार्ट है अगर देखा जाए तो, ठीक है, लेकिन अपने को थोड़ा सा याद रखना है इसके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग कहाँ, नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल की यदि मैं बात करूं, तो नव पाषाण काल की विशेषता अगर देखा जाए तो इस काल में क्रांति हुई। क्रांति क्यों, क्योंकि मनुष्यों ने अग्नि का प्रयोग प्रारंभ किया। अग्नि का क्या प्रयोग प्रारंभ किया इस काल के मानव ने। इस काल का मानव आधुनिक मानव कहलाता है, सभ्य मानव है ना, सभ्य था। अब सभ्य क्यों है, मांस पकाकर खा रहे हैं, खाना बनाकर खा रहे हैं, तो सभ्य मानव। इस काल में मनुष्य पशुपालन के साथ कृषि भी प्रारंभ किया, पशुपालन प्लस कृषि करने लगे, है ना। साथ में आप बोल सकते हो क्या, पशुपालन और कृषि करने लगे। साथ में आप क्या बोल सकते हो, अग्नि का प्रयोग, सभ्य मानव, पशुपालन, कृषि करने लगे, मृदभांड वगैरह बनने लगा, मिट्टियों के बर्तन वगैरह बनने लगे। तो जैसे एक तरफ से देखा जाए तो आधुनिक मानव के बारे में कि इस काल में मानव जो भी आज कर रहा है वो सब इसी काल में चालू किया है। मनोरंजन वगैरह करना, शिकार नहीं बोलेंगे, मनोरंजन, पशुपालन, कृषि, मृदभांड, सभ्य मानव क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अब क्या कर रहा है मानव, अग्नि का प्रयोग कर रहा है, भोजन पका के खा रहा है। स्पष्ट रूप से बस्तियों में निवास करने लगे, है ना, बस्तियों में क्या निवास करने लगे।
तो थोड़ा सा याद रखिएगा, बस्तियों में निवास करने लगे। तो आधुनिक मानव इनको बोला जाता है, नवपाषाण युग के मानव को आधुनिक मानव के नाम से जाना जाता है, होमो सेपियंस। वैसे तो इनका विकास माना जाता है आपका क्या, उच्च पुरापाषाण काल में, कि उच्च पुरापाषाण काल में आज का जो आधुनिक मानव है होमो सेपियंस वह अस्तित्व में आया था करके, ठीक है। लेकिन इनके जीवन शैली में जो थी आधुनिकता, जो वर्तमान मानव में दिखाई देता है, उसकी शुरुआत होती है कहाँ, नवपाषाण काल से। अब नवपाषाण काल में आपको कुछ क्षेत्र याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, थोड़ा सा याद रखिएगा, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछता है स्थल से। तो एक आपको मैं बता रहा हूं, क्या, मेहरगढ़, क्या, मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, याद रखना है। दूसरा आपका है इसमें कोलडीवा, कोलडीवा, ठीक है। तीसरा है आपका बुर्जहोम, एंड थर्ड वन है आपका चिरांद। यूपी में है चिरांद, कोलडीवा भी यूपी में, मेहरगढ़ आपका दक्षिणी बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान, और एक आपका बुर्जहोम जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा ये चार नए स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, जो मैं यहाँ लिखा हूँ आपका, मेहरगढ़, कोलडीवा, बुर्जहोम, चिरांद, चिरांद है ना ये। तो मेहरगढ़ कहाँ है, दक्षिणी बलूचिस्तान में है, वर्तमान का पाकिस्तान। कोलडीवा कहाँ है आपका, यूपी में है। बुर्जहोम कहाँ है आपका, जम्मू कश्मीर में। और चिरांद कहाँ है, यूपी में। तो चिरांद से अपने को क्या मिला है, चित्र मिला है, नवपाषाण कालीन चित्रकला, ठीक है। बुर्जहोम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से याद रखिएगा, गर्त आवास, गर्त आवास जो सरायनहार से भी प्राप्त हुआ है। साथ में अपने को क्या प्राप्त हुआ यहाँ से, कहाँ से, बुर्जहोम की बात हो रही है। तो मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य, ये एक बार और आएगा सेम चीज, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता जब पढ़ेंगे तो वहाँ एक स्थल है रोपड़ नाम का, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, वहाँ भी ये साक्ष्य मिलेगा, क्या, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य। तो याद रखिएगा, पाषाण काल की बात करें तो बुर्जहोम में है, और हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो रोपड़ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, कोलडीवा। कोलडीवा से ना अपने को याद रखिएगा धान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किसके, धान के साक्ष्य, और पर्टिकुलर धान के साक्ष्य यहाँ से, और यहाँ पर हम बोलेंगे कृषि के साक्ष्य। कृषि के अंतर्गत यहाँ से गेहूं, जौ और कपास। तो याद रखिएगा गेहूं, जौ, कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, नवपाषाणी कालीन स्थल में मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य बोला जा रहा है, और कोल्डीवा से धान का साक्ष्य। बुर्जहोम जो है आपका, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, गर्त आवास प्लस कुत्ते के साथ, कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मानव के साथ। और लास्ट वर्ड क्या है, चिरांद जो यूपी में है, यहाँ से अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, चित्र। तो ना ये थोड़ा सा ना पाषाण काल है, इसमें थोड़ा सा बोल सकते हो, आपको बस स्थल याद रखना है। ऐसा स्थल तो आपको बहुत सारा याद रखना है, पूरा इतिहास भरा पड़ा है ऐसे, लेकिन ये थोड़ा सा ना उटांग वाला टॉपिक है, मैं साफ बोलता हूँ, है ना। बस इसमें आपको फैक्ट रखना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझो कि मानव का विकास कैसे हुआ है, आदि मानव से मानव में कैसे तब्दील हुए हैं, उसी चीज़ को इसमें समझना है। थोड़ा सा इनकी ना ये विशेषता को, इनकी जीवन शैली की विशेषता को समझते हुए 2-4 फैक्ट आपको याद करना है कि इनके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, और कुछ इसमें नहीं रखा है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आपका एक वीडियो कंप्लीट हुआ, इतिहास का पहला वीडियो। थोड़ा सा आपको लगेगा कि हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगे, पहला वीडियो था, अभी फिलहाल है, और मैं यहाँ रूम पे बना रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो है आपका हड़प्पा सभ्यता से। यकीन मानिए पूरे इतिहास में अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, है ना। आप बस कंटिन्यू देखते रहिएगा, अपने सेल्फ नोट से बनाते रहिएगा, है ना, और बस रिविजन करते रहिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के साथ।